सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। सुबह शायद 4 बजे का टाइम था जब मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई। मैंने हैरत से मोबाइल उठाकर देखा तो हैरानी हुई, आवाज़ देकर पूछा कौन है। मुझे लगा शायद घर की कोई नौकरानी होगी, मगर देवर की आवाज़ सुनकर काफ़ी हैरान हुई। वह कह रहा था, भाभी उठ जाओ, सुबेरे सहरी का टाइम हो गया है। मैंने हैरान होकर दरवाज़ा खोला और पूछा, रात तक तो ऐसा कोई ऐलान ही नहीं हुआ था, फिर अचानक कैसे आज रोज़ा रखा जाएगा। वह कहने लगा, भाभी आप रात को जल्दी सो गई थी ना, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। रात को देर चांद नज़र आने का ऐलान हुआ था। वह सबसे तेज शब्दों में बता रहा था। यही चोर नज़रों से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देख भी रहा था। मैंने थोड़ी शक की निगाहों से उसे देखकर पूछा, कमरे में कोई है क्या जो तुम बार बार वहाँ देख रहे हो। मेरे एकदम पूछने पर वह घबरा गया। खुद को संभालते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप सहरी की तैयारियां करें, वैसे भी टाइम बीतता जा रहा है। कुछ देर बाद नौकरानी भी उठकर आ गई। हम दोनों ने ही शहरी बनाई। जैसे ही मैं अपने देवर को सहरी के लिए बुलाने उसके कमरे में गई तो मुझे उसका कमरा बंद मिला और अंदर से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान हुई कि इस टाइम किससे बात कर रहा है। कमरे के दरवाजे पर मैंने हाजिरी दी तो देवर ने कहा, भाभी आप जाइए, मैं आता हूँ। कुछ देर में चाय पी रही थी जब ही वह किचन में आया। ट्रे में शहरी के लिए खाना रखने लगा। मेरे टोकने पर कहने लगा, कमरे में जाकर खाऊंगा। वह जितना सालन और रोटियां बनी हुई थी वह सब कमरे में ले गया। मैं हैरान हुई कि वह 3 बंदों का खाना कैसे खा सकता है, जबकि मैं तो सोच रही थी ये सब सुबह नौकरानी को दे दूंगी, वह अपने छोटे बच्चे को खिला देगी और उसे कुछ पकाना भी नहीं पड़ेगा। देवर ने तो सब कुछ खाना ख़त्म कर दिया। जब मैं हैरान होकर थोड़ा कहने लगी तो फिर मुझसे कहने लगा, भाभी भूख बहुत लग रही थी, कल से कुछ खाया नहीं था ना। मैंने सोचा कि वे रोज़ा रख कर क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि कल दोपहर में मेरे सामने उसने बर्गर ऑर्डर किया था और कल दोपहर में ही उसके रंग ढंग थोड़े से बदले हुए थे। खैर मैंने ज़्यादा कुरेदना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह सोचे कि भाभी मेरे खाने पर नज़र रखती हैं। मैं कमरे में आकर सो गई। शाम को जब अफ्तारी बनाने के लिए किचन में गई तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ तैयार था। शरबत से लेकर खाने तक। मैंने नौकरानी को आवाज़ देकर पूछा, ये सब तुमने बनाया है? क्योंकि वह बड़ी कामचोर थी और हर काम मेरे कहने पर ही करती थी, इसलिए मुझे न सिर्फ खुशी हुई बल्कि मैंने उसे इनाम देने का भी सोचा। मगर वह नौकरानी खुद ये सब देखकर चकरा गई और कहने लगी, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया दीदी, कहीं जिन और भूत आकर तो नहीं पका गए। जब ही मेरा देवर कहने लगा, भाभी ये अफ्तारी मैंने बनाई है। मुझे एहसास है कि आप पर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं और आप किस तरह थक जाती होंगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से मैं आपकी अफ्तारी में मदद किया करूंगा। आज के दिन इतने झटके मिल रहे थे कि मैंने सर थाम लिया। मेरा देवर तो घर के काम करना तो दूर की बात थी, उसने कभी हिलकर पानी तक नहीं पिया था। उसे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज वही कह रहा था कि भाभी आज से वह मेरी मदद घर के कामों में करेगा। यकीनन कुछ हो गया था उसे, या उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, वरना ये बात कभी ना करता। अफ्तारी के बाद मैं नमाज़ पढ़ने कमरे में आ गई, मगर वह मस्जिद ही नहीं गया बल्कि अपने कमरे में चला गया। रात के खाने पर वह मेज़ पर एक शरबत लेकर आ गया और कहने लगा, भाभी ये शरबत मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए बनाया है, उसको पीने से आपके सारे दिन की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मेरे देवर से वह शरबत लेकर मैंने पी लिया और कमरे में आ गई। मेरी रोज़ आदत थी कि मैं रात के देर रात तक जागा करती थी और मुझे सपने भी बहुत आया करते थे, मगर आज रात में आते ही बिस्तर पर लेट गई थी कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह शहरी के टाइम उठी तो मुश्किल से मेरी आंख खुली। देखा तो कमरे में आदमियों के कपड़े पड़े हुए थे। मैं सो गई थी, ये कपड़े किसके हैं? घर में देवर के अलावा और कोई आदमी नहीं था और ये उसके कपड़े भी नहीं थे। मैं अच्छे से जानती थी फिर किसके कपड़े हो सकते हैं और किसने अंदर रखे हैं। इफ्तारी बनाई तो देवर भी आ गया।
मैंने पूछा, क्या तुम कल रात मेरे कमरे में आए थे? तो वह घबरा गया और कहने लगा, तौबा करें भाभी, मैं क्यों आपके कमरे में आने लगा? मैंने कहा, फिर मेरे कमरे में वे आदमियों के कपड़े किसके हैं? मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, भाभी मैं देख कर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो कहने लगा, भाभी वे कपड़े तो भाई के हैं। उसके ये बात कहने पर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? होश में तो हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो? मुझे उस टाइम पक्का यकीन हो गया कि मेरे देवर के दिमाग में कुछ गलत आ गया है, क्योंकि वह ऐसी बात कर रहा था जो हो ही नहीं सकती थी। मेरा पति तो पिछले ही साल उनका इंतकाल हो गया था। कहने लगा, आप माने या न माने, ये कपड़े भाई के ही हैं। शहरी करने के बाद वह कमरे से चला गया और मैं वहीं बैठी रह गई। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरे मरे हुए इंसान के कपड़े मेरे कमरे में आ गए? मेरे दिमाग में मेरा बीता हुआ कल आने लगा था। मैंने एक गरीब घर में आँख खोली थी, लेकिन हमारे बाप ने हमारे लिए खूब मेहनत की और हम भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और खुद भूखे रहे और हमें पेट भर खाना खिलाया। मेरे पापा एक सरकारी नौकर थे, लेकिन उनकी इतनी तनख्वाह नहीं थी क्योंकि वे पियून थे। पियून की कितनी तनख्वाह होती है? वह दिन ब दिन उनके हालात बदलते गए, मगर मेरे पापा के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने कभी भी किसी से रिश्वत लेना अच्छा नहीं समझा और नतीजा हमारे हालात ज्यों के त्यों ही रहे। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद पापा की रिटायरमेंट हो गई थी। उन्होंने मुझे अपनी जगह लगवा दिया और मुझे यही नसीहत की कि बेटा, ईमानदारी से पैसे कमाना, किसी के नाजायज़ पैसों को अपना नहीं बनाना। मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। वहीं मेरी पहली मुलाकात अपने पति से हुई। उसकी कुछ ज़मीन वगैरह के कागजात थे जो उसको निकलवाने थे और सब कागजात निकलवाने के उससे पैसे मांग रहे थे। फिर वो मायूस होकर मेरे पास आया और कहने लगा, मैडम मेरी मदद करें, मेरे पापा की ज़मीनों की कागजात निकाल दे और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास देने को उस टाइम बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। मुझे उसकी हालात पर तरस आया। वह बेचारा काफ़ी गरीब लग रहा था, इसलिए उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, मगर मेरी तो ड्यूटी ही यही थी। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, बगैर किसी पैसे के आपका काम हो जाएगा। आप अपने कागजात के नंबर बताइए, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपका काम पूरा हो सके। वह मुस्कुराते हुए उठा और बोला कि कल मुलाकात होगी। मैं उलझती रह गई, कल मुलाकात से क्या मतलब है? मगर वह कहकर चला गया। अगले दिन उसकी बात तब खुली जब सीबीआई वालों ने छापा मारा। मेरे ऑफिस के बाकी सब क्लर्क गिरफ्तार हो गए। पता चला कि वह कल जो लड़का आया था वह इंस्पेक्टर था जो जांच करने आया था, और सबूत इकट्ठे करने के लिए जिस जिस क्लर्क ने उसके काम के बदले में उससे पैसे मांगे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वह मेरे पास आया और कहने लगा, आप बहुत ईमानदार हैं और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे लगा इसी बात पर मुलाकात अब ख़त्म हो जाएगी, मगर कुछ दिनों बाद फिर से इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। मैं घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी कि शायद बसों की हड़ताल भी थी और मौसम भी बहुत ख़राब था। मैं परेशान हो रही थी कि घर कैसे जाऊंगी। तभी वह अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहा था। मुझे लिफ्ट देकर घर तक छोड़ गया। उसके बाद से वह अक्सर बहाने बहाने से मेरे दफ्तर में आने लगा और आखिरकार एक दिन उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया और शादी की ख्वाहिश भी की। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? वह एक अच्छा इंसान था और उससे शादी करके कोई भी लड़की खुश रह सकती थी। मैं शादी करके उसके घर आ गई। मेरे पति का सिर्फ एक छोटा भाई था, उसके अलावा उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी, मगर फिर मैंने अपने पति को परेशान देखा। उसकी वजह पूछी, मगर वह टाल गया था। वह अक्सर परेशान रहने लगा था, मगर मुझे कुछ नहीं बताता था। एक दिन उसकी अपने छोटे भाई से खूब बहस हुई। मैं उस दिन घर पर नहीं थी और अचानक मेरी वापसी हुई थी। वह दोनों लड़ रहे थे। मेरा पति तो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। मैं जानती थी कि पति से पूछूंगी तो वह कभी नहीं बताएगा, इसलिए देवर से पूछा। जो कुछ उसने बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगा, भाभी भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं जो उनको धमकियां भी दे रहे हैं। इस वजह से भाई परेशान है। मैं उनसे लड़ रहा था कि वह ये खतरनाक काम छोड़ दे। अब उनके साथ आप हैं, उन्हें आपकी और मेरी फिक्र करनी चाहिए।
मगर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसी वजह से हमारी लड़ाई हो रही थी। मैं ये सुनकर डर गई। मैं किसी भी सूरत अपने पति को खोने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने भी अपने पति को बहुत समझाया, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा पति घर से निकला तो वापस नहीं आया। उसे किसी दुश्मन ने जान से मार दिया था। मैं 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। पति के जाने के बाद मैंने अपने देवर का ख्याल करके वापस आ गई थी, क्योंकि वह अपने भाई की मौत के बाद से बहुत टूट चुका था। मेरा पति उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं अपने मरहुमा पति के खातिर अपने देवर के लिए रुक गई। हालांकि पापा ने मेरे ससुराल आने के लिए मना भी किया था, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरे पति के बगैर पहला रमज़ान था और मैं बहुत उदास हो रही थी, जबकि मैं इस हकीकत को कबूल कर चुकी थी कि मेरा पति अब नहीं रहा और देवर ने वही बात कही थी कि मेरे कमरे में जो कपड़े हैं वे मेरे पति के हैं। हालांकि मैंने पति के सारे कपड़े गरीबों को बांट दिए थे। यह अजीब बात थी और मेरा सारा दिन सोचती रही वे कपड़े किसके हैं, क्योंकि मैं अपने कमरे को बंद करके सो रही थी और कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। फिर वे कपड़े कहाँ से आए? मेरा ख्याल था कि मेरे देवर के दिमाग पर मेरी मदद करने का भूत सवार हो गया है, मगर ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि आज फिर अफ्तारी का सारा इंतज़ाम कर चुका था। मुझे देखकर कहने लगा, भाभी मैं तो बस आपके आराम का व सुकून का ख्याल कर रहा हूँ। मैं जितना हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वह शुरू से ही लाडला और प्यार में पला बड़ा था। मेरे पति ने उसे बहुत प्यार से पाला था और उसने कभी घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाया था। फिर इतना परफेक्ट खाना तो मैंने भी कभी नहीं बनाई थी जितना उसने बनाया था। मेरा शक करना तो बनता था, मगर उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि भाभी मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ, मुझे अच्छा खाना पकाना आता है। हैरत की बात थी कि मैंने कभी उसे पकाते हुए भी नहीं देखा था। मगरिब की नमाज के बाद फिर वे मेरे कमरे में शरबत ले आया। मैं खाना खा चुकी थी, मगर उसको मना करके उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उससे शरबत लेकर पी लिया। शरबत पीते ही मुझ पर कल की तरह एक अजीब सी मदहोशी छा गई और मैं गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो फिर से अपने कमरे में मर्दों के कपड़े देखकर बुरी तरह चौंक गई। मैंने उस टाइम किचन में जाने के बजाय उस टाइम उसके दरवाजे पर जाकर अपने देवर को बुलाने लगी। वह बाहर आया तो मैंने कहा, ये कपड़े किसके हैं, क्या तुमने रखे हैं? वह उन कपड़ों को देखकर डर गया। कहने लगा, भाभी मुझे यही लगता है कि भाई के कपड़े हैं ये, मगर यहाँ कैसे आए? मैंने शक की नज़रों से देखकर पूछा, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि मेरे कमरे में कहाँ से आए, क्योंकि घर में तुम्हारे अलावा कोई आदमी नहीं है। इस टाइम मुझे अपने देवर पर शक हो रहा था, उसी ने मेरे कमरे में कपड़े रखे होंगे। मगर फिर सवाल तो यही था कि मेरा कमरा तो अंदर से बंद होता था, फिर वह कैसे आ सकता था? कुछ दिनों से मेरे साथ इस तरह की घटनाएं रोज़ हो रही थी। मुझे हर पल किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। कभी मुझे लगता कि कोई मुझे घूर रहा है, तो कभी मुझे लगता कि जब मैं बाहर आती जाती हूँ तो ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है। मैंने इन घटनाओं को अपना वहम समझ लिया और ये सब सोच अपने सर पर मैंने ज़्यादा सवार नहीं किया। मगर अब मेरे कमरे में कोई अक्सर आदमियों के कपड़े रख जाता था। मैं तो इसी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की है इस बात का पता चल जाए, मगर मेरी इतने कोशिश के बाद भी कुछ मालूम नहीं हो सका, क्योंकि अब तो हर रोज़ मैं गहरी नींद सो जाती थी और यकीनन कोई मेरी गहरी नींद का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे में रख जाता होगा। एक दिन यही बात सोचते सोचते मैं चौंक गई। मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो जाती हूँ, क्योंकि जब से मेरे पति का इंतकाल हुआ था नींद तो जैसे उड़ गई थी। लेकिन पहले भी जब मैं अपने कमरे में भी होती थी तो इतनी गहरी नींद कभी नहीं सोई थी। लेकिन अब इन रमज़ान के दिनों में मैं खूब सो रही थी। मैंने सोचा शायद रोज़ा रखने का असर होगा, इसलिए मुझे थकावट हो जाती है। लेकिन मैं तो सारा दिन घर का कोई काम भी नहीं करती थी और आज तो मेरा देवर मेरे उठने से पहले अफ्तारी का इंतज़ाम कर चुका था। एक दिन नौकरानी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं चौंक गई। कहने लगी, दीदी आपके देवर खुद अफ्तारी नहीं बनाता बल्कि बाहर से मंगवाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नौकरानी की बात का यकीन नहीं हुआ तो अगले दिन मैंने देवर पर खुद ही नज़र रखनी शुरू कर दी। ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गई कि वाकई इतने दिनों से अफ्तारी बाहर से मंगवा रहा था और मुझे खबर भी नहीं थी। आज जब उनको
रंगे हाथों पकड़ा तो बहुत शर्मिंदा हुआ और मैं उससे नाराज़ हो गई क्योंकि मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और बाहर का खाना मुझे बिल्कुल भी मना था। देवर ये सुनकर माफ़ी मांगने लगा। भाभी, मुझे ये सब मालूम नहीं था, मैं तो बस आपका मदद करने का सोच रहा था, इसलिए बाहर से खाना मंगवाता था कि आपको कुछ करना ना पड़े। मुझे उसकी नीयत पर शक नहीं हुआ था, मगर फिर भी मेरा मूड खराब हो गया और मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर बाद मेरा देवर मेरे कमरे में शरबत बना लाया और कहने लगा, भाभी कसम ले लो, ये शरबत मैं रोज़ खुद अपने लिए बनाता हूँ, मुझे भाई ने बनाना सिखाया था। मेरा दिल तो नहीं था कि शरबत पीती, मगर मैंने पति की बातें सुनकर मुझे रहा नहीं गया, मैंने शरबत पी लिया और आज फिर वैसे ही हुआ जो इतने दिनों से होता आ रहा था। आज शरबत पीते ही मुझे औंधी आ गई और कुछ देर में मैं गहरी नींद में चली गई। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ क्योंकि मुझे नींद में महसूस हो रहा था कि कोई मेरे कमरे में आया है। लेकिन सुबह सुबह जब मैं उठी तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन सोफे पर आदमियों के कपड़े पड़े हुए थे। मैं बाहर जाते जाते मुड़ी क्योंकि आज कपड़ों के साथ कुछ और था। मैंने देखा तो वह एक कागज़ का टुकड़ा था, उस पर लिखा था कि आज शरबत मत पीना। ये सब पढ़ते ही मैं तो सुन्न हो गई। शरबत ना पीने से कौन मना कर रहा था? इसका क्या मतलब था भला? ये सोचते सोचते अचानक मुझे याद आया कि शरबत पीते ही तो मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। इसका मतलब था देवर शरबत में कुछ मिलाकर पिलाता होगा और मैं बिल्कुल बेहोश हो जाती हूँ। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ मेरा दिल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर दिमाग में किसी अनहोनी का शिकार हो रहा था। मैंने उस रात से पर्दा उठाने का फैसला कर लिया और सारा दिन अपने देवर पर नज़र रखने लगी। वह सारा दिन घर से बाहर रहता था और अगर घर में होता था तो अपने कमरे में बंद रहता था। आज भी वह घर आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने उसके पीछे गई तो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कह रहा था, काफ़ी दिनों से भाभी के शरबत में नींद की दवाई मिला रहा हूँ, मगर अभी तक प्लान कामयाब नहीं हुआ। आज मैं थोड़ी ज़्यादा दवाई मिला लूँगा। मैं ये सब सुनकर डर गई और मरे मरे कदमों से वापस आई। मैंने फैसला कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए शरबत नहीं पीऊँगी। रात के खाने के बाद देवर मेरा थोड़ी देर के बाद शरबत लेकर आ गया। मैंने उसको कुछ भी जानने नहीं दिया और उसके सामने शरबत पीने का नाटक करने लगी। उसे तसल्ली हुई तो वह चला गया, तो मैंने उसके जाते ही वह शरबत बाथरूम में फेंक दिया। अब मुझे सारी रात जाग कर मालूम करना था कि मेरे कमरे में कौन आता है, पर वह आदमी कपड़े रखने नहीं आया। वह सारी रात जागती रही मगर कोई भी कमरे में नहीं आया। मैंने हिम्मत न हारी और कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर का चक्कर लगाया, मगर कोई भी कहीं नहीं था। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आने लगी तो मुझे अपने देवर के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ आई, जैसे लगा अंदर लड़ाई हो रही हो। मैंने धड़कते दिल से उस तरफ कदम बढ़ाए और देवर के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर का जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया क्योंकि मेरे कमरे के अंदर जो आदमी मेरे देवर के साथ, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था और मेरे देवर के साथ हाथापाई कर रहा था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी। मेरे पति ने भी मुझे देख लिया था। उसी टाइम मेरे देवर ने मेरे पति के ऊपर वार किया। मेरी चीख निकल गई मगर मेरे पति ने उसका वार रोक लिया और मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं भागती हुई बाहर आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा था। वह दोनों क्यों लड़ रहे थे, मुझे और कुछ भी समझ ना आया। तो मैंने अपने पति के अफसर दोस्तों को कॉल कर दी। अंदर से अभी भी लड़ने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी आ गए और मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अपने होश हवास में नहीं थी। मेरे पति ने मुझे कंधे से पकड़कर बिठाया और कहने लगा, मैं जानता हूँ मुझे जिंदा देखकर तुम शायद डर गई हो। मैं तुम्हें शुरू से सारी बात बताता हूँ। कुछ देर के बाद सारे मालूमात से फ्री होने के बाद वह कमरे में आए और मुझे अपनी कहानी शुरू से बताने लगे। शुरू दिन से ही पापा के तरह नेक और ईमानदार अफसर बनना चाहता था। माँ के बजाय पापा से ज़्यादा करीब था और वही चाहते थे कि मैं स्पेशल ब्रांच में भर्ती हो जाऊं। माँ छोटे भाई रिहान के साथ लाड प्यार करती और उसको उन्होंने बिगाड़ रखा था क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग पर और ड्यूटी पर होता था। मम्मी का सारा टाइम बस रिहान को ढील देने और बिगाड़ने में कोई कसर बाकी ना छोड़ी थी।
मैं अगर कुछ कहता तो मुझ पर चिल्ला उठती और अगर मैं उसको कुछ भी कहूँ तो मेरा कहना गुनाह समझते ही वह अपनी मर्जी से जीता है तो जीने दो। पापा का इंतकाल हुआ तो पापा ने मुझे मरते टाइम वसीयत की कि रिहान का ख्याल रखोगे और उसको लाड प्यार से पालोगे। माँ को लगता था वह कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। माँ की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने भाई को खुद ही ढील दे दी और उस पर नज़र न रखा। मैंने उसकी हर गलती को नज़रअंदाज किया क्योंकि मुझे लगता था कि वह कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन वह बुरी संगत में पड़ चुका था और मुझे जब तक पता चला तो वह काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि वह बहुत बिगड़ चुका था। अब उसकी वापसी नामुमकिन थी। कानून के दुश्मनों से मिल गया था। वह बहुत सारे गैर कानूनी कामों को कर रहा था। मेरे पूछने पर साफ मना कर देता था। मैंने उसके खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर दिए मगर उसको भनक मिल गई। जिन लोगों के साथ वह मिला हुआ था उन लोगों ने उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया। अपने बड़े भाई को रास्ते से हटा दो। उसने एक दिन वाकई मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की। जिस भाई को मैंने इतने प्यार से पाला था वह मेरी भी जान का दुश्मन बन गया था। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने तो पूरी कोशिश की थी मुझे मारने की, लेकिन मैं जिंदा बच गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। मैंने अच्छा ही समझा और ख़ुद को मुर्दा ही रखा ताकि अपने भाई पर नज़र रख सकूं और उन लोगों को पकड़ सकूं। पिछले 1 साल से मैं खुफिया तौर पर उन सब लोगों के खिलाफ तहकीकात कर रहा था मगर मुझे पता चला कि रिहान तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे शरबत में नींद की दवा मिलाकर अपने साथियों को बुलाकर तुम्हें भी जान से मारने का मंसूबा बना रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए होशियार करने को बालकनी के रास्ते से तुम्हारे कमरे में आकर आदमियों के कपड़े रखने शुरू कर दिए ताकि तुम चौकन्नी हो जाओ और शक में पड़ जाओ। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इसलिए तुम्हें सावधान करने के लिए आदमियों के कपड़े रख देता था। तुम रिहान पर भरोसा करना छोड़ दो, फिर भी रोज़ तुम वह शरबत पी लेती थी। मैंने ही आज वह नोट लिखा था कि तुम वह शरबत ना पियो। रिहान तुम्हारे साथ बहुत प्लानिंग के साथ पेश आ रहा था कि तुम उस पर शक ना करो। वह बाहर से इफ्तारी इसलिए मंगवाता था ताकि तुम बीमारी से मर जाओ और फिर जब तुमने उससे बाहर से इफ्तारी मंगवाते हुए पकड़ लिया तो उसने अपने प्लान को फिर से बदलना शुरू कर दिया। आज ये तुम्हें भी रास्ते से हटाने का इरादा बना चुका था। अब मैं चुप नहीं रह सकता था, मुझे बाहर आना पड़ा। इससे पहले वह तुम्हें वार करता, तुम्हारे कमरे में आता, मैंने उसे पकड़ लिया और हमारा झगड़ा शुरू हो गया। उसी टाइम तुम आ गई। ये सब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना मासूम नज़र आने वाला मेरा देवर इस तरह का निकलेगा। अब मैं खुश हूँ कि मेरा देवर अपने अंजाम को पहुँच गया और मुझे मेरा पति भी वापस मिल गया। मेरे पति ने जो हकीकत बताई थी उसके नतीजे में रिहान के बाकी साथी भी पकड़े गए और मेरे पति को प्रमोशन भी मिला। मैं अपने देवर के लिए दुखी थी मगर शायद ये सज़ा उसे मिलनी ही चाहिए थी। कितनी भी लाड करे पर बच्चों की गलतियों को कभी नज़रअंदाज ना करे, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।